जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंक सट्टा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पहली अध्याय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए कि जी पहले अध्याय से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ है यहाँ पर। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट आज हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सीखेंगे क्लास टेंथ के 2027 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उन लोगों की तैयारी हो रही है। ठीक है, संकल्प बैच है, संकल्प बैच में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, छठे डे में, ठीक है 5 डे में उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। जय मां सरस्वती। और आज का मोटिवेशन क्या जी? तो मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। चलिए इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करते हैं जी पहला क्वेश्चन यूक्लिड से। आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का मान क्या होगा जी? तो 0 से बड़ा बराबर और बी से छोटा। बी से क्या होगा जी? छोटा होगा। ठीक है, चलिए लेकिन हमसे पूछा इसमें क्या जी? तो दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करने की तकनीक है? किसे परिभाषित? तो इसे मौसा ज्ञात करने का तकनीक है। ये किससे, इससे क्या प्राप्त होता है जी? तो मौसा। इसका आंसर क्या होगा जी? मौसा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी? अगला सवाल है हमारा दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? तो दो परिमेय संख्या कोई भी है तो उसके बीच में आप अनंत अनेक परिमेय संख्या लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्या लिए माने कि 1 और 2 ले लिए परिमेय संख्या, इनके बीच में आप बहुत अनंत परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है जी, अनंत परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में आप दशमलव वाले बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, अनगिनत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किन्हीं प्राकृतिक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, प्राकृतिक पूर्णांक है ए तथा बी, तो ए और बी का मौसा, ए और बी का HCF और ए और बी का LCM। क्या जी? ए और बी का LCM और ए और बी का HCF बराबर होता है ए और बी के गुणनफल के, ए और बी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है जी, क्या होता है जी? तो ए और बी के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हमारा राइट होगा। दो संख्याओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका हुआ है। दो संख्याओं का LCM गुने HCF बराबर होगा किसके? तो वो इन्हीं दोनों संख्याओं के गुणनफल के। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? बहुत बार पूछा जाता है ये, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ये रूट में जो रह जाए वो ना होगा जी। तो 36/64 है, 36/64 मतलब 6/8 हो जाएगा। नहीं है, ये तो परिमेय है। √3, हाँ ये अपरिमेय संख्या दिख रहा है। 9/49 ये भी निकल जाएगा। ठीक है, और 9/81 है, 3/9 हो जाएगा, और ये माइनस का 9 अब बट्टा में √49 यानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना जी? 7 हो जाएगा। यानी सभी ये भी परिमेय है, ए भी परिमेय है, सी भी परिमेय है और डी भी परिमेय है। कौन परिमेय नहीं है? बी। रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या पूछा था, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। क्या जी? हमारा बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या जी? तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या? क्या जी? परिमेय संख्या है। √3 तो अभी जस्ट देखे क्या अपरिमेय संख्या है। √6 और इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? तो 2 अब बट्टा में क्या जी? √2 है। देखिए √2 से √2 कट जाएगा, क्या बच गया आपका? सिर्फ 2 बच गया। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या जी? परिमेय संख्या। जब एक परिमेय संख्या मिल गया तो आपका आंसर तो मिल गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं होंगे आपके। ठीक है, जांचने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप देख सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है और एक क्या जी? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमारा अपरिमेय ही बनेगा, और √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? क्या जी? दशमलव प्रसार शांत हो गया, यानी संख्या अगर p/q के रूप में होगी तो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 हो या 5 हो या दोनों हो, या क्या जी? दोनों हो। इनके अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए, इनके अतिरिक्त कोई और नहीं होना चाहिए। देखिए 700 है तो 700 का गुणनखंड 7 गुने 100 बनेगा ही बनेगा। तो 7 तो संख्या ऐसे ही दिख रहा है तो ये नहीं होगा। 2100 है, ये कटने शायद कटेगा, ये 91/2100, तो इसको काटते हैं। 91 नहीं है जो ऊपर, रुक जाए एक बार। 91/2100 तो 13 सत्ते 91 और 7 त्रिका 21, 13 सत्ते 91, 13 बार में कट गया। और इसको काटेंगे 7 से तो कितना कटेगा? 7 त्रिका 21। इसके भी अभाज्य गुणनखंड में क्या है जी? 3 आ जा रहा है, 3 गुने 100 होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता है।
दूसरा भी ऑप्शन कट गया। 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, यानी कट गया। ये दिख रहा था लेकिन कट गया। बच क्या गया? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी यही बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो यही तो होने चाहिए। अभी तो क्या सीखे कि 2 या 5 या दोनों हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत होगा एकदम। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। 3 के पावर 2 है। एक 3 से तो 15 को कटा देंगे, लेकिन फिर भी एक 3 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही है जी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर है। समझ में आया होगा, उम्मीद है। आप इसको एक बार ध्यान देखिएगा, शांत अशांत वाला क्वेश्चन पूछता है, निश्चित पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या जी? तो √2 है। √2 है एक अपरिमेय संख्या, सभी कोई जानते हैं। √2 क्या जी? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसका दशमलव प्रसार करेंगे तो अशांत अनावर्ती बन जाता है। क्या बनता है जी? अनावर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है जी हमारा? 8वां नंबर। बुर्काबाद पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, मतलब 3 गो धावक है, तो एगो 1 घंटा, एगो 3 घंटा और एगो 5 घंटा का समय लगाते हैं। तो तीनों का प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलना, मतलब फिर से ये इनको अगर एक बार चला दिया गया पथ पे तो फिर पुनः कब मिलेंगे? यानी इनका होगा एलसीएम। और 3 और 5 एक का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 होगा। क्या होगा जी? 15 होगा। कि वैसे नंबर जो क्या हो, मतलब इनको चला देंगे, मतलब इनको दौड़ाएंगे तो ये राउंड मारेगा 3 मिनट पे, 3 घंटा पे, वो 5 घंटा पे, तो ये कब मिलेगा आगे? तो आगे नहीं मिलेगा जी। तो यानी इसका क्या होगा? मल्टीपल होगा, इसका गुणज होगा, यानी वो इसका एलसीएम आपसे पूछा है। तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। क्या जी? 15 घंटे बाद वे फिर से पुनः मिलेंगे। पुनः क्या जी? फिर से अपना वो मिलेंगे। चलिए स्टार्टिंग पॉइंट पे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बुर्काबाद पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में एक को लगता है 3 घंटा, एक को 4 घंटा, एक को 8 घंटा। तो तीनों प्रारंभिक बिंदु पर फिर पुनः लौटने का समय क्या होगा? यानी तीनों का प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौटने का समय क्या होगा? तो तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ लौटने का होना चाहिए यहाँ पे। क्या जी? एक साथ लौटने का, तो यानी भी इसका एलसीएम होगा। तो 8, 3, 4 और 8 का क्या हो जाएगा जी? 3 और 4 का 8 में भाग करेंगे, सबसे बड़ा वही है, तो 3 से भाग नहीं जा रहा, 16 करेंगे 8 का डबल, तो उसमें 8 3 का 24, 8 3 का 24 में 3 से और 4 से दोनों से भाग लग रहा है। बड़ी संख्या उठाइए, उसका मल्टीपल कर दीजिए और छोटे वाले से भाग देखिए लग रहा है, तो हो जाएगा एलसीएम। यानी 24 घंटा। क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ हो सकता है। तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौटने का समय, मतलब पुनः एक साथ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग सिद्ध कर चुके हैं कि √5, √3, √2, √7 सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि n एक प्रकृत संख्या है, n क्या जी? एक प्रकृत संख्या है, तो √n, n अगर कोई प्रकृत संख्या है तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अब ये होगा तो हमेशा √n करेंगे तो हमेशा प्रकृत संख्या होगा जी? नहीं, ये तो हो जाएगा लेकिन ये होगा जी? ये नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन गलत है। कह रहे कि हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ना ये भी गलत है। ये कहाँ अपरिमेय बना? इसका आंसर तो 2 होगा, कहाँ अपरिमेय होगा? ये भी ऑप्शन गलत है। हमेशा परिमेय संख्या होगा। क्या जी? हमेशा परिमेय संख्या होगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, ये कहाँ परिमेय हुआ? नहीं हुआ, यानी ये भी गलत है। कभी प्रकृत या कभी अपरिमेय संख्या, कभी प्रकृत या कभी अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन होगा कि प्रकृत भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या होगा ना जी? चलिए, तो यानी इसका ऑप्शन क्या होगा जी? डी। बढ़िया क्वेश्चन है, कब पूछा था? 2018 वाला है बाबू, क्वेश्चन में रहता है थोड़ा ट्विस्ट 18 वाले क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच में देखिए √11 करेंगे, इसका मान 3 से ज्यादा होगा, हटा दीजिए। √22 है, ये भी नहीं होगा भाई। जब 11 का 3 हुआ तो √22 का कहाँ होगा? ये भी ज्यादा हो जाएगा। √12 का भी नहीं होगा। देखिए 3 ऑप्शन काट दिए। जब √11 9 का 3 होता है तो 11 का 3 से ज्यादा ना होगा जी? तो 3 से ज्यादा 11 का होता है, 22 का भी ज्यादा होगा, 12 का ज्यादा, यानी एक ऑप्शन बच रहा है। √5 का मान कितना होगा? तो 2 और 2.5 के बीच। चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी? यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? अभाज्य संख्या कौन होता है जी? 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्या का √p, तो √p के बारे में पूछा है जी ना? तो p अब क्या रखेंगे?
अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 रख दिए। अभी कह रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या होगा ना, ये अभाज्य कैसे, तो अपरिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्रकृत नहीं होगा, परिमेय भी नहीं हो रहा है। परिमेय हो रहा है जी? नहीं, परिमेय भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। बताइए जी, सही है ना जी? अपरिमेय संख्या होगा ना। चलिए बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 18 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1/3 क्या जी? 1/3 और 1/2 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 1/3 है और 1/2, तो 1/3 का मान कितना होता होगा? सम लगभग में होगा 0.33 और इसका कितना होगा? 0.5। अब इन दोनों के बीच में आपको दो परिमेय संख्या पकड़ना। देखिए 7/18, 7/18 है और कौन है? 8/18। हाँ, तो ये काम कर लेते हैं, यही पता चल जाएगा। 7/18 करेंगे तो बताइए भाग कितने में जाएगा? नहीं जाएगा भाग, अब यहाँ पे 0 लगेगा। तो अब बताइए 18 का, तो 18 5 90 होता है, 5 से कम होगा, ठीक है। 18 3 54, 18 चौक 72, यानी 18 3 54, 3 से ज्यादा हो रहा है, 4 से कम हो रहा है, यानी ये हो सकता है, ठीक है। अब बताइए, और यहाँ पे 80 है क्या जी? तो यानी यहाँ पे 8/18 है, 8/18, तब इसमें का 18 चौक 72, 18 5 90 होगा जी। यानी इसका मान क्या होगा? 0.4 समथिंग होगा और इसका भी मान 4 से जरा सा कम होगा, यानी ये संख्या दोनों के बीच में होगी, ये संख्या इन दोनों के बीच में होगी। इसलिए आपका राइट आंसर होगा क्या जी? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। बस इसको दशमलव में बदल दिए और इन दोनों को भी दशमलव में हम भाग दे करके, पूरा भाग नहीं दीजिए, बस इसको कंसेप्ट थोड़ा सा समझ कि इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, बस उतना ही काम कीजिए। तो अब इसका पारा पढ़ेंगे तो 18 3 54, 54 से ज्यादा 18 चौक 72, यानी 72 होता तब 70 ना होगा जी, साथ है तो दशमलव के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, संख्या इतना को p/q के रूप में, जहां p और q इतना पूर्णांक लिखा जा सकता है, हाँ तो क्या होगा? अब देखिए 3 2 दशमलव है, ठीक है। अब p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तब जब इसको p/q के रूप में आप लिखेंगे तो क्या होगा? दशमलव हटाएंगे यानी 32 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना? 2 अंक है तो 100, 2 अंक है तो 100। अब काटिए, किससे कट रहा है? किससे कट रहा है? 4 से काट रहा है, तो 4 और 8 32 और 4 से काटेंगे तो 25, यानी 8/25 क्या होगा जी? 8/25 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बढ़ते हैं 17 प्रश्न क्या है जी? तो दो संख्याओं a और 18, a और 18 का लसा है, लसा है 36 और मौसा है 2। तो देखिए दो संख्या, एक a है और एक 18 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? तो बराबर होता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो बराबर कर दिए। 18 दूना 36, 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। क्या जी? राइट है ना जी? चलिए आप लोग जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक बार क्या करें कि वीडियो थी, क्वेश्चन जैसे हम ला रहे हैं तो क्वेश्चन को एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, फिर आंसर मैच करें कि हाँ आपका सही है कि गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18.5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करें। क्या जी? लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करें। शायद यहाँ पे ये 18 गलती से लिखा हुआ है। क्या जी? 18 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, शायद हमको ये 18 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है। ये 5 होगा। क्या जी? 5 होगा। 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 का लसा, तो लसा क्या होगा? सबसे बड़ा पकड़िए 20, 20 में भाग कीजिए, 5 से लग सकता है लेकिन 15 से नहीं, तो 20 का डबल 40, 20 का ट्रिपल 60, 60 में लग जाएगा 15 से भी और 5 से, तो लसा मिल गया। अब मासा लाइए, तो मासा क्या होगा? तो मासा सबसे इसमें छोटा नंबर कौन है? 5, तो 5 सबको विभाजित कर जा रहा है, यानी बट्टा में 5 कर दीजिए और 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 12 पचे 60, यानी 12:1। क्या होगा जी? 12:1, ठीक है। इन सब का लसा और मसा आसान सा क्वेश्चन पूछता है पहले अध्याय से और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्या जी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और इन दोनों का गुणनफल हमसे पूछा है, इन दोनों का गुणनफल हमसे पूछा है। कितना आसान है जी? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? क्या पूछा है जी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो 29 हम जानते हैं, 25, 16 और 15 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी हमारा? तो पी क्यू अभाज्य संख्या है,
तो इनका मौसा क्या होगा? तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? 1 1 1। क्या होता है जी? 1। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है जी? तो उनका मौसा होता है 1। और ऐसे ही संख्याओं को क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो दो संख्याएं अगर क्या है? अभाज्य संख्या है, तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है जी? तो उनका मौसा होता है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मेरा, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। कोई पूर्णांक m है तो उसके सम संख्या का रूप क्या होता है? तो m का डबल कर दीजिए 2 से। किसी भी m का अगर हम डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 से जिस भी संख्या में भाग लगता है वो सम संख्या होती है, यानी 2 उसके फैक्टर में बन जाएगा तो सम संख्या हो जाएगी, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सम संख्या का रूप बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? 2m बनेगा। और इसमें से एक घटा दे चाहे एक जोड़ दे तो विषम हो जाएगा। और देखिए इसमें दो जोड़ देने से नहीं होता है, किसी भी संख्या में अगर दो जोड़ देंगे तो जरूरी नहीं कि वो सम संख्या बन जाए, लेकिन 2 से गुणा कर देंगे तो निश्चित है कि सम संख्या बन जाएगी। ऑप्शन सी है आपका इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 23 नंबर। क्या जी? 23 नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ रेकरिंग है, से केवल 7 पे रेकरिंग दिया जाएगा। एक मिनट, सॉरी, इस पे शायद 3.27 पर रेकरिंग दिया हुआ है, ठीक है। और इससे पूछा हुआ तो क्या एक पूर्णांक है? नहीं नहीं नहीं, पूर्णांक नहीं है, दशमलव में। तो पूर्णांक कैसे होगा? पहला ऑप्शन कट गया। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इस पे रेकरिंग लगा है जी, रेकरिंग लगा है मतलब आवर्त बन रहा है, मतलब क्या क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती तो परिमेय संख्याओं का होता है। किसका जी? परिमेय संख्याओं का। प्रकृत नहीं है और अपरिमेय भी नहीं है। अपरिमेय होता है जिसका अशांत भी हो और अनावर्ती हो, जिसका आवर्त भी नहीं बनता है, वो आवर्त भी कुछ होगा नहीं बनेगा और शांत भी नहीं होगा, उसका होता है अपरिमेय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या जी हमारा? तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? फोकस कीजिए, नहीं है, अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन सी है? परिमेय है। तो पहला अपरिमेय संख्या है जी, हाँ जी 10 है, रूट से 10 बाहर नहीं निकल सकता है तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। 24 है तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। 11 रूट अंडर 121 का हो जाएगा 11। क्या होगा जी? 11। तो ये परिमेय हो गया। तो परिमेय हो गया मतलब अपरिमेय नहीं है, और अपरिमेय नहीं तो हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। और ये भी क्या है? अपरिमेय है। देखिए अपरिमेय नहीं वाला हमारा आंसर होगा। बाकी 3 गो अपरिमेय है, 1 गो अपरिमेय नहीं है, तो वही हमारा आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? फिर से क्वेश्चन आ गया, जो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। 25 का क्या बन जाएगा? 5, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत कह रहा है कि होगा? देखिए ये 2/15, 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5 होगा। भैया समझाए हैं कि इसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए, 3 कहां से आ गया? घर में शांति होगी? नहीं होगी, शांत नहीं होगा जी। 160 है, कटने वाला तो है नहीं, 160 को तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 160 का आधा होगा 80, 160 को तोड़ेंगे तो 80, फिर 40, फिर 20, फिर 10, फिर 5, फिर कितना? 5। तो 5 रह जाएगा, यानी 2, एक बार 2 3 4 5 होगा जी। यानी 2 हो गया कितनी बार? 2 4 5 बार, 2 हो गया 5 बार और 5 हो गया 1 बार। तो हम तो समझे हैं और सीखे हैं कि जब किसी का अभाज्य गुणनखंड में जब उसका हर क्या हो जाए, हर के जो अभाज्य गुणनखंड क्या बने? हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 हो और 5 हो या दोनों हो तो संख्या होगी शांत, अन्यथा होगी अशांत। यानी ये शांत होगा क्योंकि इसी रूप में बना है, बाकी नहीं होगा। 35 दिख रहा है और 60 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 20 होगा जी। तो 3 तो फैक्टर में आ गया तो नहीं होगा, बात खत्म। चलिए ऑप्शन भी हमारा बी मिल चुका था। बढ़ा जाएगा, समझ में आ रहा है? बताइए एक बार आप लोग। वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? वही बात है। देखिए बट्टा में 8 दिखा, 8 मतलब 2 का क्यू, 2 दिखा। अगर किसी का दशमलव प्रसार में p/q लिख रहा है और q के अभाज्य गुणनखंड 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, चाहे दोनों आ रहा है, क्या जी? दोनों आ रहा है, तो संख्या शांत होती है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है। आगे के ऑप्शन को जांचने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? क्या जी कौन अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य है? नहीं जी, 15 में तो भाग लग जाएगा, किससे? 3 से और 5 से। 23 होगा, क्या जी? 23, 23। इसको छोड़कर बाकी सभी जो नंबर दिए इनके फैक्टर बन सकते हैं, 3 4, इसका भी 5 3 बन सकता है जी। यही नहीं, सिर्फ एक 23 है जो कि अभाज्य संख्या है, जिसके की कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, सिर्फ एक और स्वयं, बाकी दूसरा कोई नहीं बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, यदि 65 और 117 का मौसा
इस रूप का है, इस रूप का है, तो m का मान है, m का मान रख करके चेक कर लीजिए। m का मान एक बार रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, हटाइए इसको, 2 रखिए तो एक बार रखेंगे m का मान 2, तो यानी 165 गुने 2, एक रखने पे क्या हो जा रहा था, माइनस हो जा रहा था, ठीक है, यानी माइनस का 117, अब 65 का हो जाएगा 130, माइनस का 117, घटेगा तो कितना बचेगा 13। देखिए 13 इन दोनों को विभाजित करने वाला है, यानी आंसर क्या बन गया हमारा, आंसर बन गया बी। कितना आसान है क्वेश्चन, ठीक है जी। कब का पूछा हुआ है, 2020 का, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए लौसा ज्ञात करना है तो बड़का का पकड़िए, 20 है, 20 में सबसे भाग लग रहा है, हाँ जी लग रहा है। अब मौसा ज्ञात करना है, सबसे छोटा पकड़िए, 2 है, 2 से सब में लग रहा है जी, हाँ जी लग रहा है, बात खत्म यहीं पे। 2 से काटेंगे तो 10/1, 10.1, 10.1 क्या होगा जी, सॉरी 10:1 होगा, 10:1, पूर्णांक नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या जी 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 का मौसा कितना होगा, इन दोनों का मौसा पूछ रहा है, HCF क्या होगा, मतलब इसमें छोटा नंबर जो दोनों को विभाजित कर दे, यानी 2 है जी, क्या है 2, इसको भी कर सकता है, यानी इसका मौसा हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन टफ भी है, आसान भी है, तो ये टफ क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन भी है, और आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आसान है कि टफ है, बताइए आप ही बताइए। भाज्य पूछा था, सबसे छोटा तो 4 और अभाज्य तो 2, और दोनों का मौसा HCF कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर यदि a और b अभाज्य संख्या है तो इनका क्या पूछा है जी, ये 2 अभाज्य संख्या है तो इनका पूछा है कि a और b का मौसा पूछा है, क्या पूछा जी, a और b का मौसा। तो जब 2 संख्याएं अभाज्य संख्याएं तो उनका मौसा तो 1 होता है, ऑप्शन में है ही नहीं है, यानी मौसा नहीं है, कुछ और पूछा हुआ है। लौसा एक बार प्राप्त करके देखते हैं जी, मौसा की जगह पे अगर हम लौसा लाते हैं तो क्या होता है, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो लौसा क्या होगा, हाँ ऑप्शन में बन रहा है, इसका लौसा हो सकता है कि पूछा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होगा। तो ए और बी का जो लौसा होगा वो इन दोनों का गुणनफल हो जाता है। 2 अभाज्य संख्याओं का लौसा उनका गुणनफल होता है, लेकिन मौसा 1 होता है, तो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए क्वेश्चन में कुछ चेंज करना पड़ेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा भी एक हुई क्या होता है, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा भी क्या होगा, तो 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा हो जाएगा 1 क्रमागत होगा तब भी, जैसे कि 2 और 3, 5 और 6, ये सब का मौसा क्या बनेगा, ये सब का मौसा बनेगा 1, क्या बनेगा जी 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, क्या जी कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 5005 को तोड़ दीजिए एक बार। 5005 में 5 से आराम से लग रहा है 1, 0, 0, 1, फिर 5 से नहीं लगा, 7 से ट्राई के 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 2 7 त्रिका 21, फिर 7 से भी लग गया। अब किससे करे जी, तो 11 से लग रहा है क्या, हाँ 11 से लगा, 11 कम 11, 11 3 33, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड कगो बन रहा है 4 गो, कगो जी इसके अभाज्य गुणनखंड 4 गो बन रहे हैं। पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन है हमारा 6, 8 और 22, तो 6, 8 और 22, ठीक है, 2 से करेंगे तो 3, 4 और 11, अब लगने नहीं जा रहा है, तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, गुने 11, गुने 11, तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 4 26 हो जाएगा, यानी ये हो गया इसका आपका क्या जी, तो आपका ये हो गया LCM। अब चाहिए HCF, तो HCF क्या होगा, सबसे बड़ा छोटा, तो इसमें छोटे में बड़ा कौन है, 6 है, तो नहीं लग रहा है, 6 से छोटा कौन नंबर है, तो 4 नहीं लगेगा, 3 तो इसमें नहीं लगेगा, 2 क्या जी 2 से इसमें यानी 2 से लग सकता है, यानी ये 264/2 है, यानी काटेंगे तो बन जाएगा 132/1, क्या होगा जी 132/1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, 36 नंबर कि 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, कीजिए फटाफट। 96 को तोड़िए तो 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 43 होगा, क्या होगा जी 43, नहीं सॉरी 43 नहीं होगा, क्या होगा 48 होगा, क्या होगा जी 48, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 24, फिर 2 से करेंगे कितना होगा जी, तो 12, 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड बन गया 2, 4, 5 बार, 2 बन गया 5 बार, 3 बन गया 1 बार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, आसान एकदम समझ में आ गया होगा, फैक्टर आप सीख चुके हुए थे। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका मौसा। देखिए 2 संख्या मान लो कि A और B है, इनका गुणनफल दिया हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 8670, तो इन दोनों गुणनफल दिया हुआ है, और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, तो इन्हीं दोनों के HCF और इन्हीं दोनों के LCM
के गुणनफल के बराबर होता है। इन्हीं दोनों के गुणनफल के एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। उन दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल तो यहाँ पे दिया हुआ था। चलिए यहाँ पर एचसीएफ भी दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया था? 17। क्या दिया जी? 17 दिया हुआ है एचसीएफ। 17 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 17 × 5 = 85, 17 कम 17 कट गया जी। यानी एलसीएम बन गया 510। क्या बनेगा जी? 510 इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी क्वेश्चन? मजा आ रहा है आप लोगों को? वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? क्या जी कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय आ गया तो नहीं होगा, ये भी अपरिमेय आ गया तो नहीं होगा। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें मामला क्या है, 2√3 बटा √3, √3 से √3 2 बच गया, यानी यही परिमेय संख्या है। यही क्या जी? परिमेय संख्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 39। √3 है एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कर चुके हैं। न परिमेय न प्रकृत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कब पूछा है? 2020 में पूछता है बाबू, मजाक नहीं है। 45 और 60 का मौसा होगा। 45 और 60 का मौसा मतलब वो हाईएस्ट नंबर ढूंढिए, ऑप्शन से ढूंढ लेते हैं। 45 तो होगा नहीं क्योंकि 45 से भाग इसमें नहीं लगेगा। फिर उसके बाद बच गया 15 × 45, 15 × 60। बड़ा ऑप्शन कौन सा दिख रहा था? 15 इसका आपका राइट आंसर होगा, जो दोनों को विभाजित करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक अशुद्ध परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल क्या होगा? देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या। सही है ना जी? बताइए तो। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये बात हो चुका था पहले भी। आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल आपको इतना दिया हुआ है और उनका मौसा कितना है? 19 है, तो लौसा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? तो लौसा पूछ रहा है। तो क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का मौसा और लौसा के गुणनफल के। ठीक है, तो 19 से कटाइए, 19 से कम 19, 2 बच गया यहाँ पर। ठीक है, तो 26 हुआ। फिर 19 से कम 19, तो 26 में से 19 गया तो 7 बचा। अब देखिए तो कितना बच गया? 76। तो 19 चौका 76, 19 चौका 76, यानी लौसा कितना बनेगा? 114। क्या जी? 114। समझ में आ रहा है? बताइए एक बार। सही है ना आंसर इसका? बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा? तो यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a और b का लौसा ज्ञात करें। देखिए लौसा और मौसा का यहाँ पे टेक्निक लगाइए। तो लौसा पूछा है तो क्या सीखे? मतलब एलसीएम पूछा आपसे। क्या पूछा जी? एलसीएम। लौसा ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? लौसा पूछा है तो लौसा में बोल रहे हैं कि सब फैक्टर को लिखिए, सभी गुणनखंड को लिखिए। कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है और 7। और लौसा में बड़का पावर उठाना है। 3 है, 4 है तो बड़का पावर 4, 3 है यहाँ नहीं है तो एक बार रहेगा, 5 यहाँ है, यहाँ भी एक बार है तो यहीं से रहेगा, और 7 एक जगह पे तो ऐसे रहेगा। ये हुआ आपका लौसा, हाईएस्ट पावर। इसको गुना भी करना है जी, गुना भी करना है, घुमाया है तो 2 का पावर 8, 2 के पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और गुने 5 तिहाई 15 होगा। ठीक है, 5 तिहाई 15 लेकिन नहीं करते हैं। 16 गुने 5 गुने 7 तरीका 21 कर लेते हैं। 16 गुने 5 आसान है क्योंकि 16 × 85 होगा, 0 बनेगा, और इधर 7 तरीका 21 कर लिए। ठीक है, गुने 21, यहाँ गुना करें तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कितना बन जाएगा? 1680। 1680 राइट है ना जी आंसर? बताइए तो एक बार सभी लोग। आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, पहले वीडियो को रोक करके बनाइए और तब उसके बाद आंसर को मैच कराइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चल करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे तो कितना बनेगा? 70, 72, फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3। क्या होगा जी? 3। इसमें पूछा है गुणनखंड में 2 के घातांक, तो 2 के घातांक कितने बनेंगे? 4 बार। कितनी बार जी? 4 बार। 2 के पावर 4 ही ना होगा जी, 4 बार है तो गुने में 3 के पावर होगा 2। क्या होगा? 3 के पावर 2। ठीक है जी, चलिए तो बताइए आंसर सही है ना जी? चलिए बढ़ा जाएगा। 44 नंबर के बाद अब आता है 45 नंबर का बारी। अगला 45 नंबर क्वेश्चन क्या जी? तो 8 के पावर 0, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0। किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य कर दे तो उसका मान 1 हो जाता है। 1 × 1 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्या बनेगा जी? 1 बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 0.7। क्या जी? 0.7 पे रेकरिंग लगा हुआ है यहाँ पे। क्या जी? रेकरिंग लगा हुआ है 0.7 पे। यहाँ पे रेकरिंग मिट गया है, यहाँ पे रेकरिंग लगा दीजिए। ठीक है, 0.7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो अब इसको कहा है कि
बराबर में क्या होगा, देखिए रेकरिंग वाला मामला समझिए, 0.7 पे रेकरिंग लगा है तो जो भी नंबर दिया उसको लिख दीजिए, 7 दिया है लिख दिए, जितने अंकों पे रेकरिंग लगा है उतना 9 और नहीं लगा है उतना 0। आगे क्वेश्चन लेकर के आपको समझा देंगे हम, ठीक है, आने दीजिए क्वेश्चन ऐसा, और नहीं आता तो लास्ट में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 7/9, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहीं पे समझिए, अगर मानिए कि 0.24 दिया, क्या जी 24 और रेकरिंग दिया हुआ है ऐसे, तो क्या करेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, तो जो भी नंबर दिया उसको लिखिए एक बार 24 अब बट्टा में जितने पे रेकरिंग है, कितने पे रेकरिंग है, तो एगो पर, तो एगो 9, जितने पे नहीं है उतना 0, जिस पर नहीं है रेकरिंग उसको घटाना भी होता है, उसको घटाना भी होता है, उसको घटा दीजिए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 22/90। 22/90 कट रहा है तो कटा लेंगे हम, ठीक है, कट रहा है तो कटा लेंगे। आगे एक और मानिए क्वेश्चन लेते हैं, मानिए कि 0.43, क्या जी 43, और दोनों पे रेकरिंग लगा हुआ जी, दोनों पे रेकरिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यानी 43 और डबल है तो डबल 9, बात खत्म। सिर्फ रेकरिंग वाला है तब, नहीं रेकरिंग वाला है तो उतना 0, अब उसको घटाएंगे भी, उसको घटाएंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, शांत नहीं अशांत। 50 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 × 10 है, यानी ये शांत है, क्योंकि इसके फैक्टर में 5 और 2 ही दिख रहा है, यानी 2 × 50 25 होगा, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या दिख रहा है, 2 और 5, 2 और 5 होगा तो शांत होगा। 243 और यहाँ पे दिया हुआ है इतना, ठीक है जी। चलिए इनको देखते हैं, यही होगा, हो सकता है, लग रहा है 39, अब बट्टा में है 243, 13 से कट रहा है, 13 3 इसको काटते हैं, 13 कम 13 काटेंगे यहाँ पे, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा, और फिर 13 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं लग रहा है, 13 से भाग इसमें नहीं लग पाएगा, ठीक है, 13 से भाग इसमें नहीं लग पाएगा। और किसी नंबर से 3 से भाग लग रहा है, क्या जी 3 से लग रहा है, 3 से लगाते हैं तो 13 बार में कटेगा, और 3 से काटेंगे 3 8 24 3 कम 3, यानी ये हो गया 13/81, 13/81, ये क्या होगा, 81 का फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कौन बन जाएगा, 2 और 5 तो होगा ही, 9 9 81, 9 बन जा रहा है, यानी यही क्या होगा, अशांत होगा, यही अशांत होगा। बाकी ये तो शांत हुआ था, 1600 है तो ये भी सिर्फ दिख रहा है कि 2 का होगा, और 625 है तो 5 के पावर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए जल्दी से, 64 के अभाज्य गुणनखंड में, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा है, यानी 2 का घातांक देखिए आपको ये याद भी होगा, 2 के पावर 3 तो 8, 2 के पावर 4 तो 16, 2 के पावर 5 तो 32 है, 2 के पावर 6 तो 64, क्या जी 64, 2 के पावर 5 तो बहुत लोगों को याद भी होता है कि 32 होता है, सॉरी क्या होता है जी 32 होता है, क्या होता है जी 32 होता है, याद है, तो अगला पावर क्या होगा 6, फैक्टर ला दीजिए अगर आपको लाना है तो, 2 से करेंगे तो 32, 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, यानी 3 और 3 6, 3 और 3 6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, महत्तम समापवर्तक P और Q और लघुत्तम समापवर्तक P और Q। देखिए P और Q का मौस गुणे लौस क्या होगा, तो P और Q का गुणनफल होगा, P और Q का गुणनफल होगा, P और Q का गुणनफल, P और Q का गुणनफल, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, न ये है न ये है, ये एक से न गिनती की संख्या, तो गिनती शुरुआत 1 से होता है, ठीक है, यानी ये बनेगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो पहला 25 5 बन जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है जी, और √5 नहीं है, 1/√3 नहीं है, और √3 प्लस √3 2√3 हो जाएगा, यानी परिमेय अपरिमेय ही रह जाएगा, यानी पहला ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है, इसका क्या होगा, तो ए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, क्या जी अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर 16 का क्या बन जाएगा 4, तो ये परिमेय हो गया, ये √9/27 है तो 9 का हो जाएगा 3, और 3/27 है, क्या जी 3/27, तो 3/27 क्या बनेगा 3, एक मिनट इसको काट देते हैं, पहले ही जब कट रहा है तो कहने काट दें, ये ऐसा ही दिख रहा है कि √9/27 है, 9/27, तो 9 से काटेंगे तो 9 3 27, यानी क्या बन जाएगा 1/√3। हाँ ये अपरिमेय संख्या मिल गया आपको। और देखिए यहाँ पे √5, और ये भी क्या जी √5 का √5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 5 बनेगा, यानी ये क्या आ गया परिमेय हो गया, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ठीक है जी।
और ये बन गया आपका अपरिमेय। तो यानी आंसर कौन सा सही होगा जी? अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन सी। क्या जी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बताइए जी, समझ में आ रहा है? आंसर सही है ना इसका? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा, P और Q अगर अभाज्य संख्या है तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है 1। क्या होता है जी? मौसा 1। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे टोटल 53 क्वेश्चन लेकर आए हुए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे आपके, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।